फिर वो बिना पीछे देखे निकल गई। शायद यही डर था कि पिता के हिंसक व्यवहार के बाद जब उसकी माँ रेखा नैना को अनाथ आश्रम भेजने की बात करती थी तो नैना घबरा जाती थी। उसे मारपीट और चेहरे शरीर के घाव कबूल थे, लेकिन उसको अनाथ आश्रम जाना मंजूर नहीं था। नैना अब भी डॉक्टर के केबिन से निकलकर उसी दालान में बैठी थी और अब भी यही सारे डर उसके दिमाग में भरे हुए थे। ये सर्दियों का मौसम था और वो मंजिल बहुत ठंडी थी। हालांकि इस ठंडी का उस पर असर नहीं के बराबर था, क्योंकि उसके पास सोचने को बहुत सी चीजें थीं। उसके अंदर एक लाचारी थी, उदासी छाई थी। वो अकेले बैठी थी। जहां वो थी वो किसी आइस हाउस की तरह था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी दिल की अनंत गहराइयों से निकलने वाला दर्द इस ठंड से भी खतरनाक है और उसको जमाए जा रहा है। उसका चेहरा पीला था, दर्द और थकान उसके चेहरे पर थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो क्या कर सकती थी और उसे क्या करना चाहिए? वो इन्हीं सोचों में जैसे खो गई। उसने अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, ठीक वैसे जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा आने पर अपने हाथ सिर पर रख लेता है। एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह वो मायूस दिख रही थी। उसकी आंखों में हमेशा रहने वाली चमक अब गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था और उस खालीपन को समेटे बिना हिले डुले वो अपने सामने वाली दीवार को ऐसे देख रही थी जैसे एक गुड़िया की आंखें बिना जान प्राण के एक जगह टिकी होती हैं। वो अपनी माँ को नहीं खो सकती थी और वो उन्हें ऐसी हालत में कभी नहीं छोड़ सकती थी। ये सच था कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास अंग थे, किडनी, लिवर, कॉर्निया। वो अपनी माँ को बचाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना इंतजाम करेगी। अपनी माँ के लिए वो खुद को भी बेच सकती है। नैना ये सोचते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई और अचानक एक व्यक्ति के बारे में सोचा जो उसकी मदद कर सकता था। वो आदमी, वो उससे पूछने जा सकती थी कि खरीदार कहाँ था, क्योंकि वो एक गैंगस्टर और माफिया था। ये सब उसके काम का हिस्सा था, ये नैना ने सोचा। नैना ने अब ये सब याद करते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डाला। उस पॉकेट में वो रुमाल अब भी था जो उस आदमी आनंद ने नैना को साफ करने के लिए दिया था। वो साफ कर भी चुकी थी, लेकिन अभी तक वो इसे वापस नहीं कर सकी थी। अब उसे पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है। इसके अलावा उसके पास आनंद का फोन नंबर भी नहीं था। तो एकमात्र जगह जहां नैना आनंद से मिल सकती थी वो बार था जहां वो दोनों पहले मिले थे। ये सब अपने आप में बोलते, सुनते, समझते और तय करते हुए नैना ने अपने स्कूल बैग के पट्टों को कस कर खींचा और वहां से निकल बार में जाने के लिए तैयार हो गई। उसके लाल होंठ सूखे हुए थे और उसकी पलकें अब भी आंसुओं से गीली थी। इसके बाद भी उसने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए, एक उम्मीद जगाकर खुद को दिलासा देते हुए कहा कि उसे ऐसा करना ही होगा, चाहे इसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े। इस बीच उसी कमरे में जहां वो दोनों पहले मिले थे,
वहां राकेश अपने बॉस से कह रहा था कि बॉस, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया गया। बहुत बढ़िया। आनंद ने अपने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ते हुए अजर अपनी आंखों को थोड़ी तिरछी करते हुए कहा। इसके बाद सिगरेट को ऐश ट्रे में बुझाते हुए आनंद ने दोबारा कहा, नैना कैसी है? राकेश ने अपने बॉस को झुकी हुई और सावधान नजरों से देखा, जो उस वक्त अपने पैरों पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठा हुआ था, और कहा, बॉस, नैना डॉक्टर से मिलने के बाद काफी उदास लग रही थी। वो डॉक्टर से मिलने के बाद कॉरिडोर में निकलकर बैठ गई और रोने लगी थी। वो ऐसे ही काफी देर दुखी होकर बैठी रही और रोती रही, फिर अचानक उठी और किसी जल्दबाजी में वहां से निकल गई। ये सुनने के बाद आनंद जैसे चिंतित हो उठा। उसने अपने पैर अलग अलग कर लिए और सीधे होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक लकीर उभर आई। हालांकि वो इसे छुपाना चाह रहा था और उसने पूरी कोशिश भी की, हालांकि उसकी आंखों और चेहरे ने उसे धोखा दिया और वो इन भावनाओं को छुपा नहीं सका। इसके बाद उसने राकेश को आदेश देते हुए कहा कि तुम यहां से जाओ और अपना काम देखो। राकेश किसी झिझक में था। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन डर रहा था। हिचकिचाते हुए उसने कहा, बॉस, आपकी माँ का क्या आप उन्हें इस बारे में नहीं बताएंगे? कुल मिलाकर आखिर ये आपकी शादी का मामला है। आखिर वो दूसरा बॉस भी इस अंधेरे में हमें देख रहा है और हम उससे कुछ नहीं छुपा सकते हैं।